नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर अकेडमी मोरेना में। आज आपके लिए बायोलॉजी का टॉपिक लेकर आए, यानी हम ग्रंथियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि आखिर ये ग्रंथियां होती क्या है और इनका कार्य क्या होता है। तो देखिए, हमारी बॉडी के जो विभिन्न यानी कि जो हमारे शरीर में यानी कि हार्मोन शब्द आपने सुने होंगे। यानी कि हार्मोन क्या होता है, हमारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, कुछ केमिकल्स रिड्यूस होते रहते हैं। इन रसायन होते हैं, यानी जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, इनको रिड्यूस करने के लिए शरीर के अलग अलग भाग पाए जाते हैं। जो ग्रंथियों का जो हमारा मेन कार्य क्या होता है, इन्हीं चीज़ को रिड्यूस करना, और इनका कार्य क्या होता है, शरीर में जो हमारी विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं उन सभी को कंट्रोल करना। ये सारे काम इनके होते हैं। तो हम एक एक से इन ग्रंथियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली ग्रंथि हम ले लेते हैं। यहाँ पर पहली ग्रंथि हम डिस्कस कर लेते हैं यकृत को हम लोग क्या कह देते हैं, एक शब्द और भी आ जाता है, जिगर कह देते हैं। और अगर हम इंग्लिश में बात करना चाहें तो इंग्लिश में इसको कह देते हैं लीवर। तो इतने सारे नाम इसी के एक ही के होते हैं, ठीक है। यकृत के बारे में हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। लीवर आपने सुना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये क्या होती है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो इनको हम पॉइंट यानी कि लाइन बाय लाइन इनको हम डिस्कस करते जाते हैं पॉइंट के रूप में। तो ये क्या होता है, मानव शरीर की किसकी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, कि सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके अगर हम बात की, यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई। अगर हम इसके वजन की बात करें कि इसका वजन आखिर होता कहता है, तो इसका जो वजन होता है, इसका वजन 1.5 किलोग्राम, यानी कि 1.5 किलो से लेकर के 2 किलो इसका वजन होता है। यानी कि मानव के देखिए शरीर के हिसाब से, यानी कि छोटा यानी मानव का जैसा शरीर है, अगर उसका शरीर हल्का है तो उसका वेट कम हो जाएगा, और ज़्यादा है तो ये औसत यानी कि एवरेज वेट रहता है। अगर इसकी हम रंग की बात करें कि इसका रंग कैसा होता है, तो इसका जो रंग होता है गहरा लाल। कैसा, गहरा लाल। अब जो गहरा लाल होगा वो यानी कत्थई जैसा, क्या कत्थई या भूरा जिसको हम कह सकते हैं, कत्थई रंग जैसा दिखाई देगा, इसका रंग होता है। चलो ठीक है, तो इसका हमने रंग देख लिया। इसकी स्थिति देखना चाहे तो ये आखिर ये स्थित कहाँ होता है, तो वो देखें तो ये उदर गुहा, क्या उदर गुहा में तंतुपट, उदर गुहा में तंतुपट के ठीक नीचे स्थित होता है, ये इसकी स्थिति होगी। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई, वजन हम देख चुके हैं, लंबाई डिस्कस कर रहे हैं। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। अगर देखिए जिस तरह से आपको अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर दिखाना चाहें तो इसका कुछ शेप आपका, इसका शेप आपका कुछ इस टाइप से आपका कुछ ऐसा इसका शेप रहता है। यहाँ से ये क्या होता है कि इस पे इस तरह से यहाँ पर एक कट जैसा साइन पाए, यानी ये कट सी लगी रहती है, यानी कि जिस तरह से इसकी क्या है कि 2 पाली हो जाती है, 2 भागों में ये बटा रहता है। मानव हृदय मानव लीवर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इस तरह से ये 2 पालियों में बटा रहता है। एक पाली जो होती है इसकी छोटी होती है, एक छोटी होती है, और दूसरा वाला साइज बड़ा होता है। तो ये हमने ये आपको इस तरह से दिखाने की कोशिश की। आगे हम देखते हैं। तो मानव शरीर का एकमात्र एक ऐसा अंग है ये लीवर, जिसमें क्या पुनरुत्पादन भवन की क्षमता होती है। क्या होती है, पुनरुत्पादन भवन। इसमें पुनरुत्पादन भवन, अब ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको कि ये पुनरुत्पादन भवन, इसमें पुनरुत्पादन भवन की क्षमता होती है, अब ये पुनरुत्पादन भवन, आपको ये शब्द समझ में नहीं आया हो कि ये क्या होता है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह से आप सभी पेड़ों को तो जानते हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है हमारी बॉडी का। जो पेड़ होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की हम अगर किसी डाली यानी किसी टहनी को काट देते हैं तो कुछ समय बाद वहाँ पर क्या है कि नई टहनी उगाती है। उसी तरह से हमारा जो लिवर होता है, कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि लिवर को डोनेट किया जाता है, किसी को कोई लिवर देता है तो यहाँ पर क्या होता है कि उसका पूरा लिवर डोनेट नहीं कर सकते, पूरा नहीं किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यदि अगर वो पूरा डोनेट कर देगा तो सामने वाले की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, उसका जो लिवर होता है, लिवर का कुछ हिस्सा काट करके दूसरे इंसान को ट्रांसप्लांट किया जाता है। जब इसे इंसान का हमने कुछ पार्ट काट दिया तो कुछ समय बाद धीरे धीरे वो वापस से बढ़ करके अपना पूरा यानी कि अपने आप को पूरा डेवलप करके वैसे ही हो जाएगा। और जो कुछ पार्ट हमने काट करके जो दूसरे इंसान में फिट किया था
वो भी क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप होकर वो भी क्या है कि पूरी तरह से बन जाएगा। तो यानी कि मानव शरीर का ये एकमात्र हमारा ऐसा जो भाग है ये, जिसमें क्या होता है कि जिसमें पुनरुद्भवन यानी कि अपने आप से वृद्धि करने की इसमें क्षमता होती है। तो इसको देखा हमने। अब यहाँ पर इसके अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगले पॉइंट, यहाँ पर हमने इतने पॉइंट डिस्कस किए। इसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें तो इससे किसका निर्माण होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा जो यकृत होता है, इस यकृत के नीचे एक थैलीनुमा संरचना स्थित होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। उसमें पित्तरस इकट्ठा होता है। अब पित्ताशय का कार्य क्या होता है, जो हमारा पित्तरस होता है उसको सिर्फ कलेक्ट करना यानी उसको इकट्ठा करना होता है, उसको रिड्यूस करना यानी उत्सर्जित करना उसका कार्य नहीं। तो ये उत्पन्न कहाँ से होता है, या से अपने इस लीवर से होता है, यानी कि पित्तरस का निर्माण होता है। इसमें पित्तरस का निर्माण होता है, पित्तरस का निर्माण होता है। इसका जो भाग होता है, इसके अभी हमने आपको बताया था कि दो पालियां, अभी आपको यहाँ पर डायग्राम करके बताया था कि इसकी जो दो पालियां हो जाती हैं, तो इसकी जो लेफ्ट वाली पाली होती है यानी कि जो बायां भाग होता है वो छोटा रहता है, और जो दायां भाग होता है वो थोड़ा बड़ा रहता है। और जो दायां भाग जो बड़ा रहता है उसी के जस्ट नीचे यानी नीचे की ओर क्या होता है, जो थैलीनुमा संरचना स्थित होती है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। तो इसके लीवर के दाएं तरफ थैलीनुमा संरचना होती है, दाएं तरफ थैलीनुमा संरचना स्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, नोट करो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो इसके आगे देखते हैं। हम इसको नोट कर लिया तो इसमें एक कोशिका स्थित होती है। एग्जाम में क्या होता है कि आजकल क्या है कि कुछ सेल्स यानी कोशिकाओं के बारे में क्वेश्चन करने लगे वो, तो इसमें क्या होता है, ये कोशिका स्थित होती है, क्या नाम है उसका, कुफर कोशिकाएं। कहां पर स्थित होती हैं, कोशिकाएं। ये कहां पर स्थित होती हैं, कोशिकाएं लीवर में, लीवर में स्थित होती है, लीवर में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम इसके कार्य के बारे में, कार्यों को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके आखिर कार्य क्या क्या होते हैं। तो इसके कार्यों को अगर हम डिस्कस करें तो इसका पहला कार्य क्या हो गया, पित्तरस का निर्माण करना। क्या हो गया आपका, पित्तरस का निर्माण करना, ठीक है। दूसरा कार्य अगर हम डिस्कस करें इसका, तो दूसरा कार्य हो जाएगा इसका वसा का संचयन करता है। ये क्या करता है, वसा का संचयन करना। अगला कार्य अगर हम डिस्कस करें तो ये विटामिन की बात करता है, यानी कि विटामिन, तो विटामिन ए और डी इनका भी संचय करना, तो ये भी इसी का कार्य है। एक प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, कौन सी, एल्ब्यूमिन। तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का संचय करना, ये भी इसी का कार्य है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का संचय करना। पॉइंट देखते हैं हम। हमारे ब्लड में प्रोटीन्स पाई जाती है। आपने देखा होगा कि हेपेरिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है। ये सब हमारी प्रोटीन इसमें पाई जाती है, हमारे ब्लड में मिक्स होती है। अब ये इनका निर्माण कहाँ होता है, तो उसका निर्माण भी यहीं पर होता है। किसका, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण ये भी कहां पर होता है, तो ये भी आपका यकृत यानी कि लीवर में ही होता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन होती है, इसका कार्य क्या होता है, तो हेपेरिन जो होती है ये हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारी जो कोशिकाओं के अंदर क्या होता है कि ब्लड को जमने से रोकता है। तो ये प्रोटीन का स्राव कौन करता है, यही करता है। तो हम सॉरी प्रोटीन नहीं, हेपेरिन प्रोटीन का, हेपेरिन का श्राव करना, ये भी इसी का कार्य होता है। ठीक है, तो इतने सारे जो अगला पॉइंट डिस्कस करें तो अकार्बनिक पदार्थ, कौन से, अकार्बनिक पदार्थ। दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो जिसमें से अकार्बनिक पदार्थों का संचय करना,
संचय करना। अब जैसे ये पदार्थ जैसे पदार्थ अगर हम बात करें तो FeCu आदि, यानी कि अभी इनका मतलब लोहा, कॉपर, ये जो मेटल्स पाए जाते हैं, यानी अकार्बनिक पदार्थों का संचयन करना इसका कार्य। दूसरा उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी जो हमारी बॉडी में जो यहाँ पे यूरिया का उत्सर्जन करना, किसका? यूरिया का उत्सर्जन करना। यूरिया का उत्सर्जन उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्कार, उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्कार करना। देखिए बाहर निकालने का कार्य तो हमारा जो बहिष्कार, ये इसके लिए तो हमारे और अंग बनाए गए उत्सर्जन में, जिनका वहां पर हम डिस्कस करेंगे बहिष्कार करना। तो ये इसका, तो इतने सारे जो हमने इसके कार्य नोटिस किए, तो आप इन सभी को नोट कर लीजिए। फिर हम नोट हो गया ये, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अभी हमने लीवर को डिस्कस किया, अगली ग्लैंड लेते हैं अब हम, पित्ताशय को हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ से हमने जो पित्तरस निकाला था वो कहाँ पर? पित्ताशय में स्टोर हुआ था। तो अगली यानी कि नंबर 2 हेडिंग है हमारी। अब हम पित्ताशय को डिस्कस कर लेते हैं। पित्ताशय, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? अब हम सॉरी पित्तरस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पित्ताशय नहीं, यहाँ पर पित्तरस को हमें डिस्कस करना है। हम किसकी बात कर रहे हैं? पित्तरस की। जो हमने यकृत से जो हमारा जो पित्तरस निकला था, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होता है? एक द्रव होता है, इसका कार्य क्या होता है? यहाँ से जो पित्ताशय यानी कि यकृत से जो आपका पित्तरस निकला था, वो कहाँ पर जाके इकट्ठा हमारा स्टोर होता है? पित्ताशय में होता है। पित्ताशय से उसका कनेक्शन कहाँ रहता है? छोटी आंत से रहता है। यानी पित्ताशय से वो धीरे धीरे करके आपका छोटी आंत में जाता है। ये यहाँ पर क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाता है। भोजन को क्या करने का? क्षारीय। अब इसके बारे में हम और भी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसका रंग पीला या नीला और हरा, इनमें से ये मिक्स कलर रहते हैं। तो ये कोई भी कलर रंग होता है। अगर हम इसके जो रेड्यूस जो होता है, यानी इसके, और हम इसकी प्रकृति की बात करें तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा? ये क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का होता है। इसकी पीएच वैल्यू की बात करें तो पीएच मान, इसका जो पीएच मान आपका 7.6 से 8.6 तक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें हम। इसकी मात्रा की अगर बात करें तो मानव में प्रतिदिन 800 ml, कितना? 800 ml से 1000 ml, यानी कि 1 लीटर तक 1000, मानव में प्रतिदिन 800 से 1000 ml तक उत्पादन होता है इसका। ठीक है, तक उत्पादन होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं इसका। तो इसमें क्या होता है? कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद देखिए इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है? लेकिन भोजन के पाचन एवं अवशोषण, पाचन और अवशोषण, ये दोनों शब्द याद रखने हैं आपको। पाचन और अवशोषण में सहायक है, यानी कि इसमें सहायता करता है। ठीक है, इसमें कोई पाचक एंजाइम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें सहायक होता है। आगे हम इसको देखें तो इसका ये क्या करता है? ये आंत की क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है। क्रमाकुंचन गति को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि भोजन जो कायम, यानी कि जो भोजन की जो लुब्धि जो वहां पर स्थित है, वो क्या है कि अच्छी तरह से मिक्स हो सके। ये इसके लिए इसकी क्रमाकुंचन गति को बढ़ा देता है। अगला, इसके अगर हम कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य वसा, किसकी बात करें हम? वसा का पायसीकरण करना।
वसा का पायशीकरण करना है। ठीक है, तो ये हमने अपने पितरस के बारे में हमने डिस्कस किया था, और इस पूरे इसके जो मेन पॉइंट थे हमने ये डिस्कस किए, आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते। इसका एक पॉइंट और रह गया, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका ये क्या करता है, देखिए जिस समय हमारा जो भोजन है, यानी कि हमारा जो इससे पहले जो आमाशय में पहुंचता है, तो वहाँ पर भोजन की प्रकृति कैसी हो जाती है, हमारी अम्लीय हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर HCl मिल जाता है। यहाँ पर आने के बाद छोटी आंत में आने पर क्या होता है, भोजन वापस से क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का हो जाए। क्यों? क्योंकि ये आपका पितरस कैसा है, देखिए अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, इसके जो pH वैल्यू आपकी 7.6 से 8.6, यानी कि ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो इसका क्या कार्य होता है, ये HCl के प्रभाव को कम करके, HCl के प्रभाव को कम करके भोजन को क्षारीय बनाता है। कैसा बना देता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। देखिए यहाँ से अब हम आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। तो यानी कि जैसे हम भोजन को लेते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि भोजन पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का जैसे आया, भोजन आमाशय में आने पर क्या हो जाता है, भोजन की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। उसके बाद जब भोजन आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर छोटी आंत में आने पर वापस से भोजन कैसा हो जाता है, क्षारीय प्रकृति का, क्योंकि इसकी वैल्यू ये क्या है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये HCl के प्रभाव को कम करके भोजन को क्षारीय बनाता है। अब इसको आप पूरे को नोट करें। हमने पितरस डिस्कस किया था, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले हेडिंग लेते हैं अब हम अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि को हम डिस्कस करेंगे। अग्न्याशय, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पैंक्रियाज। देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि ग्रंथियां, 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। देखिए एक तो बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है, एक आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और तीसरी आपकी मिश्रित ग्रंथि होती है। तो जो पैंक्रिया जो है, ये आपकी किस ग्रंथि का उदाहरण है, ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। इसके बारे में हम इनके पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये एक सहायक, कैसा है, सहायक पाचक अंग है। सहायक पाचक अंग। इसकी अगर स्थिति की बात करें तो ये कहां पर स्थित होता है, ये आमाशय और ग्रहणी के बीच स्थित होता है। स्थिति हमने डिस्कस कर ली। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये इसकी लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो इसका जो वजन होता है, इसका वजन 60 से 90 ग्राम तक होता है। हमने इसकी बात कर ली। इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना पत्तीनुमा होती। कैसी होती, पेड़ की जो पत्ती होती है ना, पत्ती के जैसी संरचना पत्तीनुमा होती है। तो इसकी संरचना कैसी होती है, पत्तीनुमा होती है। चलो अगला पॉइंट हम इसके बाद हम इसका अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका, इसका जो होता है, इसका 90% भाग बहिर्स्रावी होता है। कैसा होता है, बहिर्स्रावी। 90% भाग बहिर्स्रावी, और अब देखिए 90 वो हो गया तो लगभग कितना आपका 10% भाग अंतःस्रावी होता है। कैसा होता है, अंतःस्रावी। तो 10% भाग आपका अंतःस्रावी होता है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम इसमें। इसका जो अंतःस्रावी भाग होता है, कौन सा, अंतःस्रावी। तो इसका जो इसके अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती। क्या पाई जाती, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं, ये लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इनको खोजा था, इसीलिए उनके नाम पर इसका लैंगरहैंस का नाम रखा गया। लैंगरहैंस द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, और लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं, इनमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं
लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? तो ये 3 प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं आपकी, तो ये होती हैं आपकी अल्फा, बीटा और डेल्टा। ये आपकी कोशिकाएं पाई जाती है। अब हम इनको एक एक से डिस्कस करेंगे। कोशिकाएं, ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम चलो इसके आगे अब अपनी जो तीनों कोशिकाएं हैं इनको हम एक एक से डिस्कस करते हैं। तो इसमें से हम पहली कोशिका लेते हैं अब अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका ये क्या करती है? ये इसको हम पॉइंट से डिस्कस करते हैं। ये ग्लूकागॉन हार्मोन का निर्माण करती है। ग्लूकागॉन हार्मोन का निर्माण करती है। अगला पॉइंट है ग्लूकागॉन हार्मोन तो ग्लूकागॉन हार्मोन, यहाँ ग्लूकोज नहीं ग्लाइकोजन है। ग्लूकागॉन हार्मोन यकृत में, कहां पर स्थित है ये? यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये भी इसका कार्य है। और ये क्या करता है? ग्लूकोज जो आपके हमारे इसमें जो ग्लूकोज होता है, किसका निर्माण कर रहा था? ये ग्लूकागॉन का। तो ग्लूकागॉन हार्मोन जो है, ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लूकोज, किसका? ग्लूकोज के प्रभाव को कम करता है। इनको डिस्कस, चलो अगली हेडिंग हम डिस्कस करते हैं। अभी हमने देखी थी अल्फा कोशिकाएं। अब दूसरी कोशिकाएं कौन सी है इसकी? बीटा कोशिकाओं को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब की दूसरी नंबर 2 हेडिंग है, यानी कि बीटा कोशिकाएं। तो बीटा कोशिकाएं, इनको हम डिस्कस करते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? तो ये क्या करते हैं? इनका जो कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है इनका? ये इंसुलिन, किसका? इंसुलिन हार्मोन का श्रावण करती हैं। इंसुलिन, देखिए अभी जो हमने अल्फा कोशिकाएं डिस्कस की थी, अल्फा कोशिकाएं क्या करती हैं? यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण जो होता है और उसको नियंत्रित करती हैं। और ये बीटा कोशिकाएं किसका निर्माण करती है? ये आपका इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती हैं। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज, किसको? ग्लूकोज के स्राव को नियंत्रित करता है। क्या करता है ये? ग्लूकोज के स्राव को नियंत्रित करता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यदि इंसुलिन की मात्रा यदि अधिक होती है तो ग्लूकोज की मात्रा ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और यदि इंसुलिन की मात्रा कम होती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि जो इंसुलिन होगा, यदि इंसुलिन की मात्रा कम करना है, इंसुलिन की मात्रा कम होने पर ग्लूकोज, किसकी? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। ग्लूकोज
की मात्रा अधिक हो जाती है। रक्त में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, और इस स्थिति में क्या होगा, अधिक हो जाती है, हो जाती है जो मूत्र के साथ उत्सर्जित होती है, मूत्र के साथ उत्सर्जित होती है, और इस बीमारी को मधुमेह कहते हैं। इसे मधुमेह क्या कहते हैं, मधुमेह या डायबिटीज। इंग्लिश में मधुमेह को क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इंसुलिन की मात्रा कम होने पर क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और इस स्थिति में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, जो क्या होता है, मूत्र के साथ उत्सर्जित होती है, और इसी बीमारी को डायबिटीज यानी कि मधुमेह कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या किया था, इंसुलिन की मात्रा कम की थी। यदि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तब क्या होगा, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इंसुलिन की अधिकता होने पर हाइपोग्लाइसीमिया, कौन सा, ग्लाइसीमिया, इंसुलिन की मात्रा अधिक होने पर हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। इसमें जनन क्षमता कम हो जाती है। क्या होता है इस रोग में, इसमें जनन क्षमता कम हो जाती है। तो ये ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये आपके देखिए इंसुलिन और जो ग्लूकोज है हार्मोन, यानी कि ये दोनों क्या है कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट कार्य करते हैं। यानी इंसुलिन की मात्रा अधिक हो तो ग्लूकोज कम हो जाए, और इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इन दोनों ही कंडीशनों में क्या है कि कोई ना कोई साइड इफेक्ट इसके बने रहेंगे। तो यानी कि इसको आप डिस्कस कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। अगली कोशिका देखते हैं हम, यानी कि नंबर 3 कोशिका है आपकी। तो हमने अल्फा बीटा, अब तीसरी कोशिका कौन सी आ जाएगी हमारी, डेल्टा कोशिका। तो डेल्टा कोशिकाएं, तीसरी कोशिका कौन सी है हमारी, डेल्टा कोशिका हो गई। इसको हम डिस्कस करते हैं, इसका क्या कार्य है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, सोमेटोस्टेटिन नामक किसका निर्माण करती है, सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन होता है। सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का निर्माण करती है। इसका कार्य क्या होता है, हम कार्य को अगर हम डिस्कस करें तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य भोजन के स्वांगीकरण में सहायता करना। इसका कार्य क्या है, भोजन के स्वांगीकरण में सहायता करना। ठीक है। तो ये आपका डेल्टा कोशिका का कार्य था। तो अग्नाशय की हमने तीनों कोशिकाएं डिस्कस की, अल्फा, बीटा और डेल्टा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके आगे देखिए। तो अभी हमने आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज की क्लास में हमने देखा पहले आपके लीवर को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने उसका जो पित्ररस उसको डिस्कस किया, उसके बाद हमने ये अग्नाशय को डिस्कस किया। अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जो आपका जो पीयूष ग्रंथि होती है। देखिए पीयूष ग्रंथि अपने आप एक अपना पूरा टॉपिक है। तो पीयूष ग्रंथि और उससे जो उत्सर्जित होने वाले सभी हम जो हार्मोन्स जितने रिड्यूस होते हैं, सभी हार्मोन्स को हमें यानी कि अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और अपने जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है उसमें आप इसको शेयर जरूर कीजिए।